नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए, मार्च के दूसरे हफ्ते में पेश होने वाले बजट की तैयारियों को लेकर हरियाणा सरकार जो है वो पूरी तरह से जोरों शोरों से जुटी हुई है। आपको बताते चले कि 7 मार्च से बजट सत्र शुरू होने वाला है और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बजट सत्र से पहले 2 दिवसीय प्री बजट मीटिंग बुलाई है उन्होंने, और ये बैठक जो है वो पंचकुला में हो रही है। बैठक के लिए मुख्यमंत्री सैनी दोपहर करीब 2:30 बजे पंचकुला पहुंचे हैं। बैठक में सभी मंत्री और विधायक मौजूद रहेंगे और ये बैठक पंचकुला के रेड बिशप होटल में हो रही है। और देखिए, अब यहां पर बीजेपी की तरफ से आपको बताते चले कि बजट जो है वो पेश होने वाला है और प्री बजट का ये मीटिंग जो है इसकी भी शुरुआत की जा रही है। और आपको ये भी बताते चले कि बीजेपी की तरफ से यहां पर नेता प्रतिपक्ष जो है वो भी चुनने की जो है यहां पर तैयारियां शुरू हो गई है। तो देखिए, बजट सत्र से पहले प्री बजट मीटिंग जो है वो की जा रही है। नायब सिंह सैनी भी पहुंचे हैं और सभी विधायकों को यहां, विधायक जो हैं, जो मंत्री हैं, सभी तमाम लोगों को यहां पर बुलाया गया है और मंत्री और विधायकों से यहां पर इस बजट को लेकर प्री मीटिंग जो है वो की जाएगी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे, क्योंकि यहां पर आपको बताते चले कि 7 मार्च से हरियाणा में बजट पेश जो है होने वाला है, जिसको लेकर अब मीटिंग की जा रही है। तमाम मंत्री, तमाम जो विधायक हैं इस प्री मीटिंग में उनको बुलाया गया है और साथ ही साथ यहां पर बीजेपी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष चुनने की जो तैयारियां है वो भी अभी बाकी है। अभी तक नेता प्रतिपक्ष जो है वो नहीं चुना गया है। और देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर नायब सिंह सैनी जो है पहुंचे हैं और पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया और तमाम यहां पर नेता, विधायक और कार्यकर्ता जो हैं वो भी मौजूद हैं और मंत्री और विधायकों से दरअसल यहां पर चर्चा की जाएगी प्री बजट को लेकर। नायब सिंह सैनी जो है वो पहुंचे हैं, मंत्री और विधायकों से बुलाया गया है। तो इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे गेस्ट जो हैं वो भी जुड़ चुके हैं। रामराजी शर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुके हैं और नीरज गुप्ता कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रामराजी शर्मा जी, आपके पास आते हुए, देखिए अब ये प्री बजट की मीटिंग जो है होने वाली है, 7 मार्च को बजट जो है वो पेश होने वाला है, इसको लेकर पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी वर्गों से राय ली है, किसानों से राय ली है, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से राय ली है, युवाओं से राय ली है, हमारी मातृशक्ति से राय ली है, नमो ड्रोन दीदी इस ग्रुप से भी माननीय मुख्यमंत्री जी से सलाह ली है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है हमारी बहनों का, उनसे भी सुझाव लिए हैं। और जिस तरह से सभी एमएलए, मंत्रीगण, सभी से सुझाव मांगे गए हैं और 10,000 के करीब हमारे पोर्टल पर भी सुझाव मिले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक ये बजट होगा और सभी वर्गों के लिए हितकारी होगा, सबके लिए लाभदायक होगा। इसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, महिला शक्ति है, सबको ध्यान रखते हुए सब पे फोकस किया जाएगा। और जिस तरह से महिला शक्ति को, मातृशक्ति को हमारी सरकार ने जो मान सम्मान हमारी बहनों को दिया है, पहले किसी पार्टी ने, किसी सरकार ने नहीं दिया। जैसे महामहिम राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला हमारी बहन को बनाया, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हमारी बहन को बनाया, दिल्ली की मुख्यमंत्री हरियाणा की बेटी को बनाया, हमारी एक साधारण परिवार में जन्मी, जुर्लाना के पास में गांव है नंदगढ़ गांव, उसमें जन्मी हरियाणा की बेटी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। 3 तलाक मुस्लिम बहनों का जीना हराम कर रखा था, 3 तलाक खत्म कराया। 33% आरक्षण हमारी बहनों को दिया। बीमा सखी योजना हम लेकर आए, नमो ड्रोन दीदी योजना लेकर आए, अब लाडो लक्ष्मी योजना ये भी हम लेकर आ रहे हैं और इस पर लगभग 10,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है बजट में इसका।
तो जिस तरह से सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार काम कर रही है, चाहे केंद्र सरकार हो, केंद्र में आदरणीय विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से विदेश में डंका बजाया, वह रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए, आर्थिक दृष्टि से मजबूत हुए, धारा 370-35 से जम्मू कश्मीर से हटाई गई, एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में हुआ। ऐसे ही हरियाणा में भी जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी सबको साथ लेकर चल रहे हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, छत्ती बिरादरी के मसीहा हैं और महिला शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है, किसान भाइयों का आशीर्वाद हमारे साथ है, बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे साथ है, युवा शक्ति हमारे साथ है, सब छत्ती बिरादरी का आशीर्वाद हमारे साथ है। और जिस तरह से 24 घंटे मुख्यमंत्री जी जनता की सेवा में लीन रहते हैं, 24 घंटे जनता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, तो मैं समझता हूं ऐसे ही बजट में भी सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए सभी वर्गों के लिए ये लाभकारी होगा। और जिस तरह से जनता की सेवा में हमारी सरकार समर्पित है, जनता हमारे को आशीर्वाद दे रही है, ऐसे ही हम जनता की सेवा करते रहेंगे, जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 30-40 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी। आपने नेता प्रतिपक्ष की बात कही, कांग्रेस पार्टी आज तक नेता प्रतिपक्ष नहीं दे पाई, संगठन इनका बना नहीं। इनकी कांग्रेस में कई कांग्रेस है, कहीं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस है, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं इनमें शैलजा बहन जी कांग्रेस है, कहीं इनमें कैप्टन अजय यादव कांग्रेस है। और जिस तरह से हमने तो महिलाओं को इतना सम्मान दिया, मैंने पहले आपको बताया, और जिस तरह से एक दलित की बेटी का इन्होंने अपमान किया, शैलजा बहन जी ने कहा था मैं एमएलए का चुनाव लड़ना चाहती हूं, तो इन्होंने चुनाव नहीं लड़ाया, उनकी इच्छाओं का दफन किया। एक दलित की बेटी की इच्छाओं का जिस तरह से इन्होंने अनादर किया, एक दलित की बेटी, महिला शक्ति और बहुत ही वरिष्ठ नेता इनकी पार्टी की, उनकी इच्छाओं का सम्मान नहीं किया। हमने भी एक दलित के बेटे का सम्मान किया, उन्होंने इच्छा जाहिर करी थी एमपी राज्यसभा पे मैं एमएलए का चुनाव लड़ना चाहता हूं, उनको चुनाव लड़वाया और आज वो हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं हमारे भाई कृष्ण पवार जी। तो हमारी पार्टी सबको साथ लेकर चलती, छत्तीसगढ़ के हम राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी जातिवादी नहीं है। यह किसान मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा हमारा प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है, एक आदिवासी महिला हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति बन सकती है। ये भाजपा में संबंध क्या, तो राजा का बेटा राजा बनेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी राजा के बेटे नहीं है, वो एक फौजी के लड़के हैं। उसके बाद में हमारे ताऊ जी ने आके किसानी करी, इन दोनों भाइयों ने उनके साथ में मिलकर खेतों में काम किया। ये राजा के घर में पैदा नहीं हुए। किसान की पीड़ा वो बेहतर समझ सकता है जो किसान का बेटा हो और या जिसने किसानी करी हो। माननीय मुख्यमंत्री जी किसान के, फौजी के बेटे हैं। इनकी रगों में देशभक्ति का, ईमानदारी का और अनुशासन का, इनकी रगों में वो खून भरा है। इन देशभक्ति है इनके अंदर, अनुशासन है इनके अंदर, और जिस तरह से अनुशासन ये मेंटेन कर रहे हैं, राष्ट्रवादी हैं हम सारे, हम जातिवादी नहीं है। जिस तरह से ये जनता को साथ लेकर चल रहे हैं और नेचुरल है, जिस तरह से किसान की पीड़ा किसान का बेटा समझ सकता है, किसानी या जिसने किसानी करी हो, तो मैं समझता हूं किसान भाइयों के लिए भी इस बजट में विशेष प्रावधान रखा जाएगा। आज किसान भाइयों का आशीर्वाद हमारे साथ है। जिस तरह से केंद्र की सरकार किसानों के लिए काम कर रही है, 6,000 रुपए खाद बीज के आदरणीय मोदी जी सालाना भेज देते हैं किसान भाइयों के लिए। 2,000 रुपए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोनस के रूप में दिए, क्योंकि अब की बार बारिश लेट हुई थी। तो जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी किसान भाइयों के लिए, सभी वर्गों के लिए काम कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। आज किसान की कहां प्रॉब्लम है? पंजाब में प्रॉब्लम है, क्योंकि पंजाब सरकार उनको दे नहीं रही। हम तो सभी फसलें एमएसपी का खरीद रहे हैं। आज हरियाणा का किसान खुश है। ये कांग्रेस पार्टी उसको भड़का देती थी, किसान उसकी भड़काई में नहीं आया। प्रॉब्लम है तो पंजाब में है। नीरज गुप्ता जी आपके पास आते हुए, नीरज गुप्ता जी आपके पास आते हुए, देखिए 7 मार्च से हरियाणा का बजट सेशन जो है वो शुरू होने वाला है और इस बजट को लेकर बीजेपी एक तरफ तो जो तमाम ऐसे वादे कर रही है कि ये बजट जो है वो किसानों के लिए बहुत अच्छा होगा, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस किस तरीके से इस बजट सेशन में बीजेपी को घेरती हुई नजर आएगी? जी नीरज गुप्ता जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक?
हाँ जी, आपकी आ रही है, मेरी आ रही है आपको? जी आ रही है। देखिए, ये सरकार का 11वां बजट है। 10 साल पहले से भी बजट पेश कर चुके हैं और पूरे हरियाणा जानता है कि हरियाणा के लोगों को बजट में क्या मिला, सिर्फ झुंझुना। और सबसे बड़ी बात यह है कि डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी 10 साल के कार्यकाल में, चाहे वो सेंटर हो चाहे हरियाणा हो, और कार्य सेंटर से भी 10 साल में हरियाणा को कोई बड़ा बजट नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। हरियाणा के लिए क्या दिन मिला, क्या योगदान मिला, क्या फंड मिला, आपको सारे पता है। और सारा बजट जो मिला, पिछले बार का बजट में जो मिला, सब आप अपने स्टेट वाइज देख रही, बिहार को मिला, तेलुगु देशम को मिला, हरियाणा को कुछ नहीं मिला। फिर भी हम पॉजिटिव उम्मीद करते हैं, हरियाणा की जनता इनकी तकतकी लगाए, जिनके उनके वादे पूरे करने थे। हरियाणा में रोजगार की दिक्कत है और सभी चीजों की दिक्कत है, उन पे हम आशा करते हैं कि अब के बजट जनता के अनुरूप होना चाहिए। कि पिछले 10 साल से वादे करते आए हैं, आज तक तो इन्होंने कुछ किया नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ, एनपीजी नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, ये सिर्फ वादे करती है और बहनें सोच रही है शायद इस बजट में 21 रुपए की घोषणा हो जाए, क्योंकि अभी दिल्ली में भी 8 मार्च को शायद घोषणा होने वाली है। तो पूरे देश की निगाहें वहां भी टिक गई है, ये अपने वादे में कितना खरे उतरेंगे। सिलेंडर अभी 500 रुपए का आया नहीं, जो उन्होंने कहा था कि सरकार बनते ही देंगे, 21 रुपए खटाखट खाते में आएंगे, वो नहीं आए। और इन्होंने कहा था एक गांव में जो गरीब लड़कियां हैं उनको स्कूल जाने, कॉलेज जाने के लिए हम स्कूटी देंगे, वो भी वादा पूरा नहीं हुआ। अब तक देखिए कोई वादा नहीं पूरा हुआ, सिर्फ ये लोगों को भगाते हैं। ठीक है, सरकार इनकी बनती मैं मानता हूँ और जनता ने हमें वृक्ष में उठाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता ने जो हमें फैसला दिया सर माथे मंजूर है। लेकिन देखिए, मजबूत वृक्ष की जो भूमिका में है, कोई 37-38 सीटें कम नहीं होती। हम ठीक है कुछ सीटों से चूक गए, लेकिन मैं इससे कहूंगा जनता को कब तक छलोगे भैया, सरकार तो आपकी बन गई, अपने वादे तो पूरे कर दो। 21 लोगों में कैसे यू टर्न ले लिए इन्होंने। इनके मैनिफेस्टो में लिखा था हरियाणा की हर महिला को 21 रुपए दिए जाएंगे, और बाद में अभी कुछ दिन पहले नाच ने यू टर्न लेते हुए कहा भाई अभी तो आर्थिक तौर पे हम सर्वेक्षण कराएंगे, आर्थिक तौर से गरीब महिलाओं को देंगे। ऐसे चेंज करते जा रहे हैं, ऐसे 500 और सेंटर में ये काम होगा। अभी कोई इनकी घोषणा पूरी नहीं हुई, कोई उस पर लागू नहीं, सिर्फ घोषणा करते हैं, धरातल पर कुछ दिखाई नहीं देता। चाहे मेट्रो का प्रोजेक्ट हो, पिछले 10 साल में थी कि फरियाद से मेट्रो बल्लभगढ़ से आगे पहुंचाएंगे, पलवल तक पहुंचाएंगे, गुड़ा, तो वो प्रोजेक्ट भी लटक गया, उसमें कोई इनकी अभी घोषणा नहीं। देखिए, सिर्फ ये अपने वादे कर रहे हैं, लोगों को बेकार है, जनता देख रही है। उसका परिणाम ये है कि इनकी सरकार होते भी, सेंटर में सरकार होते भी, हरियाणा में सरकार होते भी, एमसीएफ चुनाव में हरियाणा की जनता ने नकार दिया। कोई हरियाणा की जनता ने इनके चुनाव में दिलचस्पी नहीं ली, वरना सरकार इनकी भी 3 महीने पली है। अगर सरकार हरियाणा के लोगों को इन पर यकीन होता तो उसमें मतदान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते। मेरे हिसाब से वोट परसेंट 70%, 75% जाना चाहिए था, जो कि हमारे 37-40 के बीच परसेंटेज रही। ये भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि जनता ने इंटरेस्ट नहीं लिया। भाई ये तो कुछ कर नहीं रहे, सरकार इनकी बन गई, जनता शायद पछता रही है कि हम इनकी सरकार बना दी। अब भैया 5 साल तो रहेंगे, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हम कर भी क्या सकते हैं, इसलिए जनता ने उस चुनाव से दूरी बनाई। मैं इसे बोलना चाहूंगा, आप अपने बजट को बजट को अच्छा पेश कीजिए, हरियाणा के जनता की हितों के लिए बनाइए, तब देखेंगे क्या करते। पिछले 10 साल का तो बजट 0 बटा 0 है। आप देखें बजट में नया क्या पिटारा लाएंगे, नई घोषणा क्या करेंगे, हरियाणा को लोगों को फिर से क्या करेंगे, क्योंकि ये जनता के खिलाफ काम करते हैं। कानून व्यवस्था का दिवाला पिटा हुआ है। जब से नायब सैनी की सरकार थी, बड़ा डायलॉग मारते थे कि भैया बदमाश छोड़ जाओ, आप अपने हरियाणा छोड़ जाओ, वरना मैं सीधा करूँ। क्या सीधा करता, कोई परिणाम नहीं, कोई मुख्यमंत्री को, नायब सैनी को, कोई हरियाणा का अपराधी को समझते नहीं। देखो गोलियां चल रही है, चाहे रोहतक का मामला हो, कांग्रेस का रस्ते को मार दिया गया, उसकी बॉडी मिली, चाहे रोडवेज कर्मचारी को पीटा, रोडवेज बस करके सबको लूटा गया, तो सब जानते हैं कि इसका कोई कंट्रोल नहीं है। देखिए, सिर्फ दिल्ली जाने मस्त रहते हैं और सारे आदेश दिल्ली से आते हैं। सब कठपुतली सरकार है, ऊपर से सारे आदेश आते हैं, इनकी ट्रांसफर नहीं कर सकते। ट्रांसफर के लिए भी इनको दिल्ली जाना पड़ता है, पूरे हरियाणा जानता है और इनके नेता जानते हैं, इनके हाथ में कुछ नहीं है। ये आप कोई डिसीजन ले नहीं सकते, हर डिसीजन के लिए दिल्ली तरफ ताकना पड़ता है इनको। इनकी अपनी कोई थोड़ी नहीं है, आज सिर्फ इनको इलेक्शन जोर तोड़ से जीतना है। देखिए, 10 दिन हिंदुस्तान का पहला हिस्ट्री में इलेक्शन है, जिसकी घोषणा, जिसकी रिजल्ट 10 दिन बाद आएगा, वरना कभी ऐसे होता है। एक तरफ तो ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, दूसरा आप एक दिन में चुनाव नहीं करा पाते, एक दिन में रिजल्ट नहीं दे पाते। अरे 1 नेशन 1 इलेक्शन कैसे करोगे भैया? आपको तो सीजन कराना चाहिए था, उसका इलेक्शन का रिजल्ट, तभी तो आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरफ बढ़ोगे। इससे पता चलता है झूठी सरकार है, ये कुछ नहीं करेगी, अपना 5 साल का टाइम
खराब करेगी, जनता का समय खराब करेगी। जनता अपने वोट को दिया हुआ ठग रही है कि हमने कहा इनको वोट दे दिया। जनता को बड़ी उम्मीद थी कि तीसरी बार मैंडेट डेट किया। अब 120 दिन इनके हुए, 120 दिन में कोई वादा पूरी होगा। सड़कों का बुरा हाल है, स्मार्ट सिटी का बुरा हाल है, पूरे हरियाणा में जाइए क्राइम का बुरा हाल है। आपको तराई मिलेगी और ये कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, रामराजी शर्मा जी इसका जवाब दीजिए। देखिए, सीधे तौर पर उनका आरोप है कि बीजेपी जो है वादे तो बहुत करती है लेकिन धरातल पर काम नहीं करती है, और उन्होंने ये भी कहा है कि तमाम ऐसे झूठे वादे किए हैं बीजेपी ने लेकिन एक भी काम नहीं किया है। देखो, इन्होंने कहा उसका बुरा हाल है, उसका बुरा हाल है। मैं आपको बताना चाहूंगा, फिर उन्होंने धरातल की बात करी। कांग्रेस का धरातल अलग है, देवतुल्य जनता जनार्दन का धरातल अलग है। धरातल पे सब कुछ हो रहा है, कांग्रेस का धरातल पे नहीं हो रहा। तो ये तो कांग्रेस पार्टी जाने, फिर ये कह रहे बुरा हाल है, बुरा हाल है। सिर्फ कांग्रेस का बुरा हाल है, बाकी सब ठीक है। प्रदेश की जनता तो बहुत बढ़िया काम कर रही है। चारों तरफ माननीय मुख्यमंत्री की जय जयकार हो रही है, हमारे प्रधानमंत्री की जय जयकार हो रही है। दिल्ली में हमारी सरकार बनी है और इसमें हरियाणा का विशेष योगदान रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का तो मोदी जी का आशीर्वाद, उन्होंने मोदी जी की गारंटी पर दिल्ली की जनता ने मोहर लगाई, उनकी नीतियों पर, सिद्धांतों पर मोहर लगाई। हमारे चाणक्य के रूप में विख्यात प्रसिद्ध रणनीतिकार, सबसे मजबूत गृह मंत्री सरदार पटेल जी के बाद में आदरणीय अमित शाह जी, उनकी चाणक्य नीति पर मोहर लगाई। मनोहर लाल जी की मैनेजमेंट, उनकी मैनेजमेंट पर मोहर लगाई। और हमारे नायब सैनी जी जो माननीय मुख्यमंत्री जी, उनकी विशेष भूमिका रही। स्टार प्रचारक के रूप में हरियाणा से वो गए, उन्होंने मेहनत करी है, उनकी मेहनत का परिणाम है। और हरियाणा की बेटी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। ये बार बार कह रहे हैं अरे दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, भाई हमारी बहन बनी है, तुम्हारा तो तीसरी बार भी खाता नहीं खुला। 0/0 फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम 0/0, थर्ड टाइम 0/0। तो मैं समझता हूं जिस तरह से मोदी जी की सुनामी चल रही है, आगे ये कहीं टिकने वाले नहीं है। आगे 30-40 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि जनता का आशीर्वाद, हम जनता को भगवान मानते हैं, ये जनता को राक्षस कहते हैं। अब जनता राक्षस कहने वालों को क्यों आशीर्वाद देगी? माननीय मुख्यमंत्री जी बुजुर्गों के पैर छूते हैं और छत्ती बरादरी का आशीर्वाद लेते हैं, उनका छत्ती बरादरी का आशीर्वाद उनके साथ है। और वो अक्सर कहते रहते भाइयों, ये मुख्यमंत्री कुर्सी भी आपकी है, मैं भी आपका हूं, सीएम रेजिडेंस भी आपका है, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे, मेरा सब कुछ आपका है और मैंने आपके आशीर्वाद की जरूरत है। जनता का आशीर्वाद भरपूर माननीय मुख्यमंत्री जी को मिल रहा है, इसलिए तीसरी बार हमारी सरकार आई और दूसरी बार आदरणीय नायब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री बने। और जिस तरह से कांग्रेस का एमएलए हमारे मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर रहा है, इनका एमएलए सिरसा से सेतिया, वो कहता है मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूं, ना तो इतना बढ़िया मुख्यमंत्री आज तक हरियाणा में आया और ना आएगा। और जिस तरह से शैली चौधरी जी ने तारीफ करी, इनकी एमएलए है वो भी, और फिर इन्होंने कहा, इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की बात करी। इनके टाइम में ये भूल गए दलित की बेटी को जिंदा जला दिया था अमृतपुर कांड में, गुहाना कांड भूल गए, तंदूर हत्याकांड भूल गए, तंदूर कांड ये भूल गए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसीएस की सभी गृह विभाग की मीटिंग ली थी, जिसमें उनके सभी अधिकारी शामिल थे। एसीएस होम डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी, हमारे डीजीपी साहब, सीआईडी चीफ, एडिशनल डीजीपी साहब, पुलिस कमिश्नर, उन्होंने सख्त चेतावनी दी थी, अपराधियों या तो अपराध छोड़ दो, या हरियाणा छोड़ दो, या परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। हमारी पुलिस को निपटना आता है, कैसे अपराधियों से निपटा जाता है। मैंने पुलिस को पूरी खुली छूट दे रखी है, पूरी छूट दे रखी है। उसके बाद में इनकाउंटर भी हुए हैं। और जिस तरह से हरियाणा का लॉ एंड ऑर्डर इतना बढ़िया है, इतना कहीं भी नहीं है। बिल्कुल रामराजी शर्मा जी, आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की और आपने, लेकिन आपसे ये समझना चाहेंगे, ये जानना चाहेंगे कि ये बजट जो है, क्योंकि डिबेट बजट पे है तो हम बजट पे ही रहते हैं, कि ये बजट जो है वो कितना खास रहने वाला है हरियाणा वासियों के लिए, और क्या कुछ इसमें महिलाओं के लिए स्पेशल रखा गया है? देखो, मैंने आपको बताया था लाडो लक्ष्मी योजना, इसमें 10,000 करोड़ का प्रावधान हमारी बहनों के लिए रखा गया है। इसमें 2100 रुपए महीना जो आर्थिक रूप से कमजोर होंगी उनको दिया जाएगा। भाई जो कमजोर होगा मदद तो उसी की जा सकती है ना, जो इनकम टैक्स पे ही है, या इसकी इनकम बहुत ज्यादा है, या जिनकी सैलरी ज्यादा है,
या जो सक्षम है तो उसके पास तो पहले ही ज्यादा है। कमजोर की मदद करेंगे जब भी तो लाभ होगा ना। और हमारी सरकार गरीबों के लिए, कमजोर के लिए, जो शोषित समाज के लिए, वंचित समाज के लिए, पिछड़ा वर्गों के लिए, सबके लिए है। ये तो सभी वर्गों की सरकार है। किसान है, मजदूर हैं, हमारी महिला शक्ति है, मातृशक्ति है, हमारे युवा शक्ति है, तो सबका आशीर्वाद हमारे साथ है। लिहाजा महिला शक्ति पर भी जोर दिया जाएगा और ज्यादा मजबूत बनाया जाएगा हमारी बहनों को। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी का मिशन है और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी नीतियों को, सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और हेल्थ है, एजुकेशन है, हमारी युवा शक्ति है। इन्होंने रोजगार की बात कही। पहले रोजगार कैसे मिलता था? पहले ठेकेदारी प्रथा होती थी। मुख्यमंत्री अपने चेतों को ठेकेदार अपॉइंट करता था, वो पैसे लेके भर्ती करता, 2-4 महीने बाद उसको निकाल देता, ना पीएफ ईएसआई देता उसका, ना सैलरी देता, फिर पैसे लेकर दोबारा भर्ती कर लेता, फिर ऐसे उसको धक्के देकर बाहर निकाल देता। हमारी सरकार ने ठेका प्रथा खत्म कराया और फिर हम कौशल रोजगार निगम लेकर आए। लगभग माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1.25 लाख के करीब कौशल रोजगार निगम के अंदर जो कर्मचारी थे, एक स्पेशल विधेयक उनके पक्ष में लेकर आए और उनको रिटायरमेंट तक रोजगार की गारंटी दी। ये है हमारे मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी। और जिस तरह से 25,000 इन्होंने भर्तियां रोक दी, दिन की भर्ती रोक को गैंग ने इलेक्शन से पहले इन्होंने शिकायत करी थी माननीय चुनाव आयोग में। तो उस टाइम में वायदा कराया था कि भाई भगवान की कृपा से तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी, जनता के आशीर्वाद से, और दूसरी बार मेरे को मौका मिलेगा, जनता देगी, जनता क्योंकि भगवान है। और मैं पदभार बाद में ग्रहण करूंगा, पहले हमारे बेरोजगार भाई बहनों का मैं रोजगार दूंगा, इनका रिजल्ट आउट करूंगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा ही किया। तो जुबान के धनी है, वायदे के पक्के हैं। और जिस तरह से वंचित समाज, शोषित समाज, डीएससी समाज, उनको उसका हक दिलाया, एससी समाज के आरक्षण में वर्गीकरण कराया और उन्होंने लाखों की संख्या में जींद में इकट्ठा होकर माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार प्रकट करा। ये किसानों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, वंचित समाज की सरकार है, शोषित समाज की सरकार है, ये गरीबों की सरकार है, ये सभी वर्गों की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी वर्गों जवाब दीजिए। देखिए, जब आपकी सरकार हरियाणा में थी, तमाम उन्होंने जो गिनतियां यहाँ पे गिनवा दी, किस तरीके से जब आपकी सरकार हरियाणा में थी काम जो है वो नहीं हुए थे, और साथ ही साथ अब वहां पर बीजेपी की सरकार है तो किस तरीके से काम हो रहा है, इस पर आपका आखिरी कॉमेंट। देखिए, कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ बातें करते हैं। ये अभी तो राम मंदिर और 370 के उससे नहीं निकले। हर डिबेट में राम मंदिर 370, अरे भैया तुमने राम बनवा दिया, ठीक है, कोर्ट के ऑर्डर से बन गया, 370 लाख। अब उस बात को जिंदगी लगाते रहोगे क्या? उसका उससे क्या लेना देना? आप काम की बात करो ना, दूसरी की बात क्यों करते हो? सुप्रीम कोर्ट में आपने तो विरोध किया था, आपकी पार्टी ने। ये आदत से मजबूर है भाई। रामराजू शर्मा जी, आप बोल लेने दो, मैं आऊंगी आपके पास, उनको बोल लेने दो आप। देखिए, उधर की बात करते हैं, कोई मुद्दों से बाहर बात करते हैं, हमेशा डिबेट को कहा ले जाते हैं। यही चाहे इलेक्शन हो, कहीं हो, कोई विकास की बात नहीं करते। हमेशा ये राम मंदिर शुरू करेंगे, 370 पे खत्म करेंगे, या अपने नेताओं की तारीफ करेंगे, या अपने अमित शाह जी की तारीफ करेंगे, चाणक्य भड़क। इन बातों से देश का क्या मतलब है भाई? जो चीज हो गई। आप आगे की बात कीजिए ना। ठीक है, आपने 370 लाख वोट राम मंदिर बना दिया, सब कुछ है, अब आगे विकास की बात कर दिए, अपने वादे पूरे कर दिए। हम पक्ष में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, 21 रुपए कब लागू करेंगे बताइए, 500 सिलेंडर कब देंगे देश? और हरियाणा में आप 25,000 को दे के सोचते हमने रोजगार दे दिया, 2 लाख रोजगार का वादा था भैया, क्या हुआ? वो तो 25,000 कोर्ट का ऑर्डर करने के बाद तो 25,000 की नौकरी आपने देनी थी, उसमें क्या बड़ा काम कर दिया? बताइए आपने क्या किया अब तक? क्राइम पे आप कह रहे थे लगाम लगाएंगे, क्यों नहीं क्राइम पे लगाम? आज 120 दिन हो गए, कानून व्यवस्था दिवाला पिट चुका है। आपके नायब सैनी जी वैसे बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, मैं दिन रात काम करता हूँ, क्यों नहीं ऐसे ऑर्डर देते, लॉ एंड ऑर्डर, जिससे रात को सुरक्षित निकला जाए? देखिए, आप सब जानते हैं आपने कोई काम नहीं किया। ठीक है, सरकार बनना अलग चीज है, वादे पूरे करना अलग चीज है। पिछले 10 साल के वादे बताइए कौन से पूरे कर दिए आपने? एक आखिरी कॉमेंट इस पर, एक छोटा सा कॉमेंट। देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन को बताना चाहूंगा, जो संकल्प पत्र में हमने संकल्प लिया है, एक संकल्प को हम पूरा करेंगे। 2 लाख रोजगार भी देंगे हम, और बहनों को 500 रुपए में सिलेंडर मिलना भी शुरू हो गया, और 2100 रुपए महीना इसी बजट में 10,000 करोड़ का हमने प्रावधान रखा है। 2100 रुपए महीना हमारी बहनों को हम देंगे। और ये बार बार राम मंदिर का ये जिक्र करते हैं,
ये तो भगवान श्री राम के विरोधी। इन्होंने तो वकीलों को फौज खड़ी करती थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब केस चल रहा था। वह राम मंदिर का निर्माण अयोध्या दामन ना हो, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था, सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया था। ये भगवान श्री राम के विरोधी है, सनातन के विरोधी है, भगवान श्री कृष्ण के विरोधी हैं। और जिस तरह से जनता हमारे को आशीर्वाद दे रही है, हम जनता की सेवा करते रहेंगे, जनता ऐसे ही आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 30-40 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी। धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, बजट सत्र से पहले प्री बजट मीटिंग जो है वो होने जा रही है और सीएम नायब सिंह सैनी भी पहुंचे हैं और इसके साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष चुनने का भी एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है यहां पर है और मंत्रियों और विधायकों से यहां पर दरअसल बजट को लेकर, प्री बजट को लेकर यहां पर मीटिंग की जाएगी और चर्चा की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।